हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का पढ़ेंगे, जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देखें, देन आप इस चैप्टर पे आएँ, क्योंकि दोनों चैप्टर जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इसको भी वन शॉर्ट वे में समझते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है राइट्स से जुड़ा हुआ। तो राइट्स का मतलब पहले समझ लेते हैं कि राइट्स क्या होता है। राइट्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बिना जो आपका सामाजिक जीवन होता है वो सही से चल ही नहीं सकता। इसके बिना जो व्यक्ति हैं उनका पूरे तरीके से विकास नहीं हो सकता। बेसिकली राइट्स जो है हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो लोग हैं या फिर हम जो जो भी जनता है बेसिकली वो सही तरीके से रह सके, अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से चला सके, और उसके जो मन में आए वो एक तरीके से करके, जो मन में आएगा मतलब जो उसकी मतलब अच्छी चीज़ें जो भी हैं बेसिकली वो अगर वो कर पाता है, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो होते हैं राइट्स की ज़रूरत होते हैं। और राइट्स की जो सहायता करते हैं वो करते हैं लॉज, क्योंकि लॉ ही ऐसी चीज़ें हैं जो राइट्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। और जितने भी लोग जिनके पास राइट्स वगैरह हैं उनको एक तरीके से जो भी जस्टिस वगैरह मिल पाता है वो इनकी वजह से मिल पाता है। तो बेसिकली आप राइट्स का मतलब समझ गए होंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा राइट्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए घर में ही अगर आपको थोड़े बहुत अधिकार नहीं मिलेंगे तो आपका जो जीवन है कितना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो उसी तरीके से जितने भी देश में लोग रहते हैं विश्व में, सभी को राइट्स की ज़रूरत है ताकि वो अपना विकास एक तरीके से कर सकें। तो अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का मतलब ये होता है कि हर देश में जो भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो देश होते हैं उनके संविधान में जो भी ये राइट्स होते हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जो भी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जिसकी एक तरीके से जो डिमांड थी वो जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में उठाई थी। इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, उन्हीं की रिपोर्ट थी, उसमें ये सेक्रेटरी थे, जिसमें इस तरीके की डिमांड उठाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक तरीके से इसकी डिमांड थी, जिस समय जो हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था उनके ज़रिए इस चीज़ की डिमांड उठाई गई थी कि जो भारत के लोग हैं उनको अधिकार वगैरह मिलने चाहिए। तो यही जो आपका हो जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ राइट का मतलब क्या होता है कि जो भी देश होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर उन संविधान में जो भी राइट्स वगैरह हैं उनको लिस्ट किया गया, उनको दिखाया गया है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी हमें जरूरत क्यों होती है। अभी मैं फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार कहा जाता है जो व्यक्ति को मिलने ही चाहिए, और इसी की सहायता से जो आपका विकास है पूर्ण रूप से एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा इंडिविजुअली रूप में। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका समाज है, फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तरीके से बढ़ावा मिलता है, ये उसको प्रमोट करते हैं। और इसीलिए हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो भारत में जितने भी लोग रहते हैं या फिर जिन भी देशों में बहुत सारे जो लोग रहते हैं उन सभी के पास फंडामेंटल राइट्स क्यों होने चाहिए, इन 4 कारणों की वजह से होने चाहिए। और साथ में अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट आपको करनी है कि वो हर तरीके से सक्षम हो अपनी बात रखने पर, अपने विचार लोगों को बताने पर, उसके साथ कुछ गलत चीज़ ना हो, उसके साथ हमेशा न्याय हो। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें डेवलपमेंट किसके बोल में फंडामेंटल राइट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स होते वो 7 थे, और 1978 में जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त 44th अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि 77 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और 77 से लेकर के 80 के बीच में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री। तो उस वक्त क्या था, जो फंडामेंटल राइट्स था 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी वाला, इसको हटा दिया गया। तो पहले हमारे पास 7 थे, उसमें से एक कट हो गया, तो अब कितने बच गए, 6। तो अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला वाला आपका पास है राइट टू इक्वलिटी, जिसको आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक काउंट करा जाता है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि जो भी नियम वगैरह हैं, जो भी भेदभाव है समाज में, इन सब चीज़ों को खत्म करना, और सभी लोग जो है नियम के आगे या फिर लॉ के आगे बराबर हैं। ये राइट टू इक्वलिटी एक तरीके से आपको देता है। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है कि स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट और जो भी आपकी पर्सनल लिबर्टी है वो आपको मिल सके। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसका जिक्र है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर होती है, फिर जो चाइल्ड लेबर होता है, इन सबको रोकना, ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको बोलते हैं 23 से 24 आर्टिकल में दे रखा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है कि फ्रीडम टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये आपका चौथा मौलिक अधिकार है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि अपनी भाषा को बचाए रखने का, अपने कल्चर को, और अपने जो भी एजुकेशनल राइट्स होते हैं माइनॉरिटीज़ के, जिनको अगर अपनी भाषा में ही कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है तो वो कर सकते हैं। तो ये आपका 5वां अधिकार है, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल
राइट्स। ओके, छठा जो आपका है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। ये भी हमारे को एक अधिकार मिला हुआ है जो कि आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है, तो यही थे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 32 एंड उसके रेट्स के। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर जो 32 होता है इसके जरिए क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32 इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल ऑर्डर आते हैं जिसको हम बोलते हैं रिट, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। अब ये रिट क्या होते हैं भाई? तो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कुछ विशेषाधिकार पावर्स है जिसको वो लागू कर सकता है, और ऐसी रिट हमारे पास 5 है। जैसे कि पहला वाला है हेबिस कॉर्पस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है फिर जो हाई कोर्ट है इनको लागू करता है। यानी कि अगर मान लो कोई भी मौलिक अधिकार लोगों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसको लागू करके उस व्यक्ति को न्याय दिला सकता है, फिर हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है ये। तो पहला वाला जो रिट है आपका वो हेबिस कॉर्पस है। हेबिस कॉर्पस का मतलब होता है जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर करती है, जो भी आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसको आपको जज के सामने लाना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पुलिस वाले ने अगर आपको गिरफ्तार किया तो आपके पास ये फंडामेंटल राइट्स है। बेसिकली आपके पास राइट बनता है कि 24 घंटे के भीतर उसको जज के सामने लाना पड़ता है। तो ये पहला वाला रेट है। दूसरा आपका मैंडेबस है जिसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो पब्लिक ऑफिसर है अगर वो सही से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनको वो करना पड़ेगा अगर कोर्ट ऑर्डर देती है तो। तीसरा वाला का प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को रोकती है जो भी केस उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और अगर उसको सुनवाई कर रहे हैं तो। और चौथा का क्यू वारंटो, यानी कि इसका मतलब होता है कोर्ट आपसे पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से किसी ऑफिस को आप होल्ड करके बैठे हैं। मतलब बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि लोग जो हैं फर्जी डिग्री लेकर के किसी भी जॉब को वगैरह पा लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने का जो तरीका है वो ये वाला रेट है क्यू वारंटो। और आखिरी वाला आपका सर्टियोरी, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है जो भी लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जारी किया हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 5 के 5 रेट जो कि आर्टिकल नंबर 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लागू करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अर्थ होता है कि हमारे भारत में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ गाइडलाइंस मिल रखी है देश की सरकार को कि आपको जो है इस तरीके से देश के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, फिर इनको ऐसे ऐसी सुविधाएं वगैरह देना चाहिए ताकि जो लोगों का जो जीवन हो कल्याण रूप से चल सके। तो ऐसी जो पॉलिसी है बेसिकली इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो है इसको आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, बस इसमें ये समझिए आप कि जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट वगैरह करेंगे जितना आप ज़्यादा तरीके से कर सकें। इसका मेन जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि जो भी आपका सोसाइटी है उस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना फैले, जो लोगों को हैं अधिकतर थोड़े ज़्यादा अधिकार मिल सकें, और जो गवर्नमेंट है इन सभी पॉलिसी को अपना करके जो जन कल्याण की जो भी मतलब योजनाएं हैं या फिर जो उनका जो विकास है वो कर पाए। बेसिकली आप ये समझिए कि सरकार का काम है कि देश में महिला और पुरुष को बराबर वेजेस मिलना, यानी कि जो सैलरी है वो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो ये जो आपका एक DPSP का मामला है, तो अभी भी भारत में ऐसा माना जाता है कि सभी मतलब माना क्या जाता है ऐसा है कि सेम काम के प्रति मतलब महिला को और पुरुष की जो सैलरी होती है वो अप एंड डाउन होती है। तो ये क्या है DPSP का एक मुद्दा है। DPSC का मुद्दा एक ये भी है कि पूरे के पूरे भारत में एक ही नियम होना चाहिए। जैसे कि आपने समान नागरिक संहिता सुना होगा, ठीक है, यूनिवर्सल क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं भूल रहा हूँ मैं, यूनिवर्सल कुछ कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। खैर, तो अभी एक लागू होने वाला है जिसमें क्या होगा कि सभी के लिए एक जैसा ही नियम एक तरीके से लागू हो जाएगा। तो ये भी जो आपका एक मुद्दा है वो एक तरीके से DPSP का ही मुद्दा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन का मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे को मौलिक अधिकार मिले हैं उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो हमारे जो भी संविधान है उस संविधान में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जो भी आर्टिकल नंबर 51 है उसके जरिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे कुछ दायित्व बनते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति जो हमें पूरे करने चाहिए। पहला तो यही है कि हमें संविधान का, नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी नेशनल मूवमेंट्स हैं उनके आइडल्स को फॉलो करना चाहिए। जो भी सवर्निटी है, देश की यूनिटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया की, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो भी आपका देश है उसको हमें डिफेंड करना चाहिए। साथ में पूरे भारत में ब्रदरहुड की जो भावना है उसको बढ़ाए रखना चाहिए। जो भी भारत का कल्चरल हेरिटेज है उसको हमें बचा करके रखना चाहिए। साथ में जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको बचा के रखना। साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को एक तरीके से डेवलप करना। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको बचा करके रखना। और जो भी
अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ताकि देश हमारा महान बने, हम देश को एक तरीके से आगे लेकर के जाएं, इन सब चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए। तो यही जो आपका है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपको मैंने बताया कि ये जो है आपके पास लीगल सपोर्ट है, आपके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने इसके रीज़न बताया कि ये सरकार को बस एक दिशा निर्देश होता है कि आपको इस हिसाब से देश को चलाना चाहिए, तो इसीलिए इसका लीगल सपोर्ट नहीं है, बट जबकि फंडामेंटल राइट्स का लीगल सपोर्ट है। दूसरा क्या है, सिटीजन कैन गो टू कोर्ट फॉर वायोलेशन, अगर इसका वायोलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए कोई नियम अभी लागू नहीं हुआ है। तीसरा जो आपका है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि मतलब जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिल रखा है वो हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो हर एक व्यक्ति के लिए किया जाएगा, तो यहाँ पर रिलेटेड टू इंडिविजुअल होगा और ये आपका रिलेटेड टू सोसाइटी होगा। साथ में संविधान में इसकी हमें गारंटी मिल रखी है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए एक तरीके से अभी इसको इम्प्लीमेंट करा भी नहीं गया है, सरकार जो है धीरे धीरे इस तरीके से इसको ला रही है। यूनिवर्सल सिविल कोड कहते हैं इसको, बेसिकली मैंने उस टाइम कहा था समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड बेसिकली। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी आने वाली हैं, जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हो चुका है, यानी कि सभी के लिए एक जैसा ही नियम होगा, क्योंकि भारत में क्या है कि हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सबके लिए अलग अलग थोड़े से धर्म के जो हैं वो नियम वगैरह हैं, लेकिन इन सबको हटा करके सबके लिए एक जैसा ही नियम लाया जाएगा। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड, जो कि अभी आई थिंक भारत में एक राज्य है उत्तराखंड, तो वहाँ पर इसको लागू किया जा चुका है, अभी पूरे भारत में लागू होगा ये। खैर, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके जरिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक तरीके से इस्टेब्लिश होती है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करूं तो ये जो है आपका सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। साथ में फंडामेंटल राइट्स जो आपका है वो इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए है, और अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ तो इसका जो काम है वो पूरे की पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए है। जैसे कि मान लीजिए अभी BCCI ने क्या किया कि जो पहले पुरुष की मतलब BCCI आपको पता होगा, ब्रॉडकास्टिंग क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब जिसके ज़रिए क्रिकेट के जो भी खिलाड़ी हैं उनका जो भी सैलरी वगैरह है वो देखता है वो। तो पहले क्या था कि जो मेल क्रिकेटर थे उनकी सैलरी ज़्यादा थी, जबकि वही टेस्ट या फिर ODI या फिर मान लीजिए T20 कोई महिला क्रिकेट खेली तो उनकी सैलरी कम थी। तो ये आपका DPSP में एक तरीके से आता है कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का और पुरुषों का जो वेतन है वो अलग अलग होना चाहिए। तो BCCI ने एक इनिशिएटिव किया और यहाँ पर महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की सैलरी एक तरीके से बराबर कर रखी है अभी। तो ये क्या है, एक अच्छा मुद्दा है, यानी कि यहाँ पर महिला और पुरुष के बीच के अंतर को कम करना एक तरीके से, और लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं वगैरह देना, तो ये DPSP में एक तरीके से काउंट होता है। ठीक है, तो यही था मेजर डिफरेंस जिसको हम कहते हैं मतलब मेजर डिफरेंस किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।